हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आपसे अच्छे होंगे। तो मैंने अपने पिछली वीडियोज में कैसे हर चैप्टर की कैसे तैयारी करनी है और फिजिक्स के इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस कौन कौन से उसकी वीडियो बताई थी। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, तो आज मैं फिजिकल केमिस्ट्री को कवर करने वाला हूँ, जिसमें आपके 3 चैप्टर्स हैं, बिलियन, वैद्य रसायन और रासायनिक बलगत की। तो इन तीनों में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे और किन टॉपिक्स से आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे। ठीक है, वो पूरा मैं बताने वाला हूँ और कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनके आने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो पूरा मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपका जो चैप्टर है वो आपका बिलियन है फिजिकल केमिस्ट्री में। इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है आपके मोलरता। ठीक है, मोलरता, नॉर्मलता, मोल प्रभाव। ठीक है, तो जो ये 4 चीजें हैं, इनमें बेसिकली किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो ऐसे पूछ सकता है कि इसकी परिभाषा मोलरता क्या है। ठीक है, ठीक है, तो इसकी एक परिभाषा पूछ सकता है। तो आपको क्या लिखना है, परिभाषा लिखना है। अगर पूछेगा परिभाषा से आपको मात्रा लिखना है और फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, और दूसरा क्या किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, दूसरा पूछ सकता है इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। ठीक है, तो जो न्यूमेरिकल आता है ना आपका, तो वो इनसे पूछ सकता है कि लाइक मोलरता के फॉर्मूला, मोलरता के फॉर्मूला, नॉर्मलता के फॉर्मूला, मोल प्रभाव, इनमें से किसी से रिलेटेड आपका वो पूछ सकता है न्यूमेरिकल। ठीक है, इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में वो है आपका हेनरी का नियम और उसकी सीमा है, राउल्ट का नियम और उसकी सीमा। इसमें 2 नियम है, हेनरी का नियम और राउल्ट का नियम। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 7 सेट में से 1-2 सेट में ये नियम जरूर पूछता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या पूछेगा, नियम पूछेगा और सीमा पूछेगा। तो आप नियम याद कर लीजिए, स्टेटमेंट, उनके जो स्टेटमेंट का फॉर्मूला है वो याद करिए, और साथ में 2 या 3 सीमा जरूर याद कर लीजिए। ठीक है, हम लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं कि नियम तो याद कर लेते लेकिन हम सीमाएं नहीं देखते, कि हमें लगता है सीमाएं तो इंपॉर्टेंट होगी नहीं, लेकिन सीमाएं भी इंपॉर्टेंट है। वैसे पूछता है हेनरी का नियम तथा उसकी कोई 2 सीमाएं लिखिए। ठीक है, तो 2 से 3 सीमा याद कर लीजिए। ठीक है, 2 से 3 सीमा याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में आपका अनुसंख्या गुणधर्म, जिसमें आपकी बेसिकली 3 चीजें हैं। पहला है वासुदाब का अपेक्षिक अवनमन, दूसरा है क्वथनात्मक नियम, तीसरा है मानक अवनमन। तो किस टाइप से पूछ सकता है क्वेश्चन को, थ्योरिकल इस टाइप से पूछिएगा कि अनुसंख्या गुणधर्म क्या है, ये इसके कितने प्रकार है, या ये कितने प्रकार के होते हैं, किन्हीं 3 अनुसंख्या गुणधर्म के बारे में बताइए। ठीक है, संक्षिप्त में। तो आपको इसकी परिभाषा लिखनी है, अनुसंख्या गुणधर्म होता क्या है, और इनके तीनों के प्रकार लिखने हैं, उसके बारे में थोड़ी थोड़ी लिख देना है, 2-2 लाइन अगर पूछेगा संक्षिप्त में। या फिर वो ऐसे पूछ सकता है कि इसी एक प्रकार को विस्तार से पूछ सकता है कि क्वथनात्मक नियम क्या है। ठीक है, इसकी परिभाषा लिखिए। तो आपको अगर ये एक एक करके देखेंगे तो इसकी परिभाषा लिखना है, और इनके एक एक फॉर्मूले हैं, ठीक है, छोटे छोटे, वो लिखने हैं। और क्या पूछ सकता है वो, इस तरीके से ही पूछ सकता है कि क्वथनात्मक नियम क्या है, मोलर या मोलर उन्नयन स्थिरांक का फॉर्मूला लिखिए, या मोलर उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो कैसे पूछ सकता है क्वथनात्मक नियम क्या है और मोलर या मोलर उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा लिखिए। ठीक है, तो बेसिकली इसमें आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा, और इसमें एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो बनता है वो इससे बनता है, मोलर या मोलर उन्नयन स्थिरांक या फिर मोलर या मोलर अवनमन स्थिरांक। ठीक है, तो इन 2 चीजों से, अवनमन स्थिरांक और उन्नयन स्थिरांक से एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक टॉपिक है। तो इसका ये जो 2 फॉर्मूले हैं उसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। उसमें कब 100 का, किस में हम मोलर यूज करते हैं, किस में मोलर का फॉर्मूला यूज करते हैं, वो सारी कंडीशन अच्छे से कर लीजिए, और इससे न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, तो इसके अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, प्रैक्टिस करिए न्यूमेरिकल्स की। कहां से करेंगे आप, क्वेश्चन बैंक से। इसके बाद जो आपका अगला इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है इसमें चैप्टर में, वो है आपका परासरण दाब। ठीक है, इससे आपको एक थ्योरी का क्वेश्चन आता है कि परासरण दाब क्या है, इसका सूत्र लिखिए। ठीक है, तो आप इसकी क्या लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे, एक छोटा सा चित्र अगर आप चाहे तो बना लीजिएगा, मतलब इजी है। ठीक है, तो इससे क्या अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसका आप लिखेंगे, आप इसका डेफिनेशन लिखेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है पीवी बराबर CRT। ठीक है, तो वो आप लिख दीजिए, तो फॉर्मूला लिख दीजिए और परिभाषा लिख दीजिए। इसका जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है अपसामान्य अनुभार। ठीक है, ये नॉर्मली मतलब उतना लाइक अगर देखेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कई बार पूछ देते हैं 1-2 साइड में। ठीक है, तो ये इसमें आपको बेसिकली डेफिनेशन बस है और कुछ नहीं है, जो आपका 2 नंबर में पूछ सकता है। इसका जो आपका एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है आपका बांठप कारक। इसमें आपको 2 तरीके से इसका यूज होता है। एक तो आपका ऐसे नॉर्मली फॉर्मूला पूछ सकता है कि बांठप कारक क्या है। ठीक है, तो आपका डेफिनेशन पूछ सकता है 2 नंबर फॉर्मूला, और दूसरा इसका जो है क्या, इससे रिलेटेड इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल पूछ देता है वो, जिसमें बांठप कारक आई का यूज होता है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे इस चैप्टर में आपके न्यूमेरिकल जो है 3 टाइप से बन सकते हैं। एक तो आपका बन सकता है मोलरता, मोलरता, नॉर्मलता, मोलपा, इन चारों के जो फॉर्मूले हैं उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछ देता है। या फिर जो दूसरा पूछता है वो पूछता है मोलर उन्नयन स्थिरांक या मोलर अवनमन स्थिरांक के जो फॉर्मूले हैं उससे रिलेटेड पूछता है। और जो तीसरा पूछता है वो पूछ सकता है बांठप कारक, जिसमें आई का यूज हो रहा हो, उससे रिलेटेड। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो जिसके मोस्ट चांसेस किसके हैं आपके, तो इससे आपका एक न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, मतलब। ठीक है, बिलियन से एक न्यूमेरिकल मिनिमम आते ही आता है, बिलियन चैप्टर से कई बार 2 न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। ठीक है, किस कहां से आएंगे, इन 3 टॉपिक से आएंगे, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कौन सा, ये है। ठीक है, इसके बाद ये है,
और अगर हम बात करूं थ्योरिटिकल टॉपिक की, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो आपका ये वाला हेनरी राउल्ट का नियम और सीमाएं। इससे 7 सेट में 2-3 सेट में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और जो आपका अनुसंख्या गुणधर्म वाला ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से किसी एक की आपकी परिभाषा पूछ सकता है, फॉर्मूला पूछ सकता है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें अगर आप बात करें तो पराशर नाम इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे एक क्वेश्चन पूछ देता है 2-3 सेट में, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ये आपके बिलियन चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए मैंने, थ्योरिटिकल कहां से थ्योरिटिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कहां से न्यूमेरिकल। अगर बात करूं अगले चैप्टर की जो कि आपका वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें कौन कौन से आपके टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो वो है तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता और विशिष्ट चालकता। ये 3 प्रकार की चालकता हैं। इन तीनों की क्या कर सकता है, परिभाषा पूछ सकता है। तो आप परिभाषा लिखिए, फॉर्मूला लिखिए और मात्रक लिखिए, ठीक है। परिभाषा, फॉर्मूला, मात्रक। तो इन 3 से आपका थ्योरिटिकल क्वेश्चन पूछ सकता है कि तुल्यांकी चालकता क्या है, इसका मात्रक लिखिए, इसका सूत्र लिखिए। दूसरा पूछ सकता है कि तुल्यांकी चालकता, या फिर दूसरा किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है कि तुल्यांकी चालकता और मूलर चालकता में अंतर बताइए, या फिर मूलर चालकता और विशिष्ट चालकता में अंतर बताइए। तो अंतर टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2-3 अंतर बताइए, या फिर सीधे सीधे अलग अलग आपकी डेफिनेशन पूछ सकता है, ठीक है। और एक चीज क्या है कि इससे आपका एक न्यूमेरिकल भी बन सकता है। इन तीनों चीज से आपका एक न्यूमेरिकल भी पूछ देता है कभी कभी। जैसे आपका इससे बनेगा मोलरता के फॉर्मूले से, वैसे ही तुल्यांकी चालकता मोलर चालकता के फॉर्मूले से भी आपके न्यूमेरिकल पूछ देता है, ठीक है। इसके अलावा जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका सेल है, जिसमें आपके सेल की टाइप है। तो प्राइमरी सेल और द्वितीयक सेल में अंतर क्या है, ये बहुत बार पूछता है क्वेश्चन, 2-3 नंबर पूछता है। तो आपको बेसिकली प्राइमरी सेल और द्वितीयक सेल में, तो इसकी या तो क्या करता है वो डेफिनेशन पूछता है कि प्राइमरी सेल की परिभाषा बताओ और एग्जांपल दो। तो आपको परिभाषा याद रखनी है, 2-3 एग्जांपल याद रखने हैं। एक एग्जांपल आपका शुष्क सेल है, जिसमें द्वितीयक सेल का एग्जांपल है शीर्ष संचायक सेल। तो वो क्या करता है, तो या तो ऐसे पूछता है प्राइमरी सेल और द्वितीयक सेल में क्या अंतर है। प्राइमरी सेल से आप एक बार यूज कर सकते हो, द्वितीयक सेल को आप बार-बार यूज कर सकते हो, ठीक है। मेन डिफरेंस ये है। तो प्राइमरी सेल और द्वितीयक सेल में अंतर क्या है ये पूछ सकता है, या वो ऐसे एक्सप्लिसिटली पूछ सकता है कि शुष्क सेल और शीर्ष संचायक सेल में क्या अंतर है, ठीक है। तो इन 2 सेल को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उनके अंतर को पढ़ लीजिएगा। इसका जो अगला इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक है वो आपका कोलराउस का नियम। जैसे इसमें आपके दूसरे चैप्टर में, बिलियन के चैप्टर में हेनरी और राउल्ट का नियम है, वैसे इसमें कोलराउस का नियम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपकी हर ईयर में 2 से 3 सेट में एक दो सेट में आती आता है, ठीक है। तो कोलराउस का नियम पूछता है वो, और उसके अनुप्रयोग पूछता है। तो कैसे क्वेश्चन पूछता है, कोलराउस का नियम क्या है, इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए, ठीक है। तो कोलराउस का नियम और इसके अनुप्रयोग जरूर याद कर लीजिए, उपयोग, क्योंकि हम जल्दबाजी में क्या करते हैं कि उसके उपयोग याद नहीं करते हैं, ठीक है। तो नियम और उपयोग। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका मानक इलेक्ट्रॉन विभव और अर्ध सेल विभव, ठीक है। तो ये रिलेटेड चीजें हैं, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया। तो मानक इलेक्ट्रॉन विभव क्या होता है, अर्ध सेल विभव क्या होता है, तो ये 2-3 लाइन की इसकी परिभाषा है और एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो उसको अच्छे से याद कर लीजिए कि कौन सी मानक इलेक्ट्रॉन विभव में क्या क्या कंडीशन होती है, प्रेशर क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है। तो डेफिनेशन होती है 2-3 लाइन की। तो ये 2 नंबर का पूछ लेता है, ठीक है। तो 2 नंबर के लेवल 3 प्रश्न में पूछता है, ठीक है। इसका जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका विद्युत रासायनिक श्रेणी, ठीक है। तो वो इस तरीके से पूछता है विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसके लक्षण लिखिए तथा इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम क्या करते हैं जल्दबाजी में, हम विद्युत रासायनिक श्रेणी तो पढ़ लेते हैं, हम इसके लक्षण और अनुप्रयोग याद नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसके 2 लक्षण और 2 अनुप्रयोग लिखिए, ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि आप क्या करिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा तो याद करिए, साथ में आप 7-8 तत्व, जैसे कई सारे श्रेणी में क्या कई सारे एलिमेंट्स हैं, है ना। किसी की क्रियाशीलता ज्यादा है, सक्रिय, ठीक है, किसी की अभिक्रियाशीलता कम है। तो आप जो है 7-8 पूरी, आपको जरूरत नहीं है आपको पूरी याद करने की श्रेणी, आप 7-8 तत्वों की बना लीजिए। कौन सा तत्व ऊपर है, कौन सा तत्व, तो 7-8 का आप एग्जाम्पल देके बना सकते हो, दिखा सकते हो 7-8 एलिमेंट का, अच्छा इंपॉर्टेंट पड़ता है। इसका जो अगला इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका नर्स समीकरण, ठीक है। तो नर्स समीकरण क्या है, ठीक है, या कोई स्पेसिफाई करके पूछता है कि अर्ध सेल के लिए नर्स समीकरण लिखिए, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला है और 2-3 लाइन की परिभाषा है। और इसके अलावा क्या है, इससे आपका एक न्यूमेरिकल पूछता है वो, ठीक है, कि जो है आपको एक रिएक्शन दे देगा, 1 या 2 रिएक्शन दे देगा, उसके लिए पूछेगा कि इसके लिए अर्ध सेल विभव ज्ञात कीजिए, ठीक है, या फिर इसके लिए नर्स समीकरण लिखिए, ठीक है। तो इस टाइप से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपका आता ही आता है इससे, ठीक है। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें वो है आपका संचारण। संचारण में बेसिकली आपका थ्योरिटिकल टॉपिक है। संचारण में आपका पूछ दिया संचारण क्या है और इसके रोकने के 2 या 3 उपाय लिखिए, ठीक है। तो आपका बेसिकली क्या करता है वो, इसमें थ्योरिटिकल क्वेश्चन ही पूछेगा संचारण में कि आपका जो है क्या है, उसके 2 रोकने के उपाय लिखिए, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें संचारण हो गया। अगर आप देखिए, मैं बात करूं कि इसमें न्यूमेरिकल इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक से आता है, तो एक आपका इस टॉपिक से आता है तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता, विशिष्ट चालकता। इन 3 में के जो फॉर्मूले हैं आपके उनसे आता है, एक तो जो है, ठीक है, एक उनसे आता है आपका जो है फॉर्मूला,
सॉरी न्यूमेरिकल, और एक न्यूमेरिकल आपका आता है नर्स समीकरण अर्ध सेल के लिए। इससे आपका मतलब लाइक देखिए एक आपका न्यूमेरिकल मिनिमम बिलियन से आएगा ही आएगा, एक न्यूमेरिकल मिनिमम आपका वैद्य रसायन से आएगा ही आएगा, और ठीक है तो इन और हो सकता है कई बार क्या होता है एक से ज्यादा न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका नर्स समीकरण है अर्ध सेल के लिए, इसके लिए एक न्यूमेरिकल आता है, ठीक है, कई सारे सेट में, या अगर इससे नहीं आए तो इससे आता है न्यूमेरिकल, ठीक है। तो इन दो टॉपिक से न्यूमेरिकल आता है, तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। कहां से करेंगे तो आप क्वेश्चन बैंक से करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। और अगर मैं इसके बाद बात करूं मैं अगला चैप्टर की, तो वो है आपका रासायनिक बलगत की। तो उसके लिए चलिए देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो रासायनिक बलगतिकी में अगर आप देखें कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपका अभिक्रिया का वेग या दर। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए हो सकता है वेग लिखे या दर लिखे, दोनों एक ही चीज है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो अभिक्रिया का वेग या दर, ठीक है, और हो सकता है वो तो इसकी क्या है, अभिक्रिया का वेग क्या है, इसका फॉर्मूला लिखो, या फिर हो सकता है स्पेसिफाई कर दे कि तात्क्षणिक वेग से आप क्या समझते हो, ठीक है। तो बेसिकली अभिक्रिया का जो दो टाइप के वेग होते हैं, एक दर होती है, एक होता है औसत वेग, होता है तात्क्षणिक वेग। हो सकता है वो तात्क्षणिक वेग स्पेसिफाई करके पूछ ले, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो अच्छा इसमें आपको कैसे लिखना है, तो आपको इसमें परिभाषा लिखना है, फॉर्मूला लिखना है और एग्जाम्पल लेके दिखा देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने अभिक्रिया के वेग नियम में एग्जाम्पल दिखा है, ठीक है। जैसे आपका अभिक्रिया का वेग नियम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या लिखना है, स्टेटमेंट लिखना है, फॉर्मूला लिखना है और एग्जाम्पल दिखा देना है, ठीक है। एग्जाम्पल में आप रिएक्शन दिखाना है, रिएक्शन जैसे मान लो लाइक आप जो है नॉर्मल जो हमने इतनी सारी रिएक्शन है हमारे, ठीक है, ऑर्गेनिक नॉर्मल, उसमें आप दिखा सकते हो जैसे H2SO4+ NaOH इस टाइप की दिखा सकते हो, या फिर आप इस टाइप की भी दिखा सकते हो जो मैंने यहाँ पे लिखा है। आप ऐसे दिखा सकते हो AA+BB से P बना, ए यहाँ पे क्या है, ए बेसिकली क्या है, इसके मोल है। जैसे हम लिखते हैं 2H2SO4, तो आप 2 क्या 2 मोल लिया, यहाँ पे A मोल लिया, यहाँ पे B मोल भी लिया, ठीक है। इस तरीके से आप दिखा सकते हो। यहाँ से वेग नियम से आपका वेग क्या होगा, R=K A⁴ A और B⁴ B। इस तरीके से आप एक एग्जाम्पल लेके दिखा दो, ठीक है। इससे क्या एक्शन पॉइंट पड़ेगा, क्योंकि देखिए परिभाषा सबको ही लिखेगा। तो आप जब इसका एग्जाम्पल इस तरीके से लिखोगे फॉर्मूले के साथ, तो जो वो क्या है एग्जाम में अलग दिखेगा, तो वो एक भी मार्क नहीं कटेगा, आपको 2 नंबर का 3 नंबर का पूरी मार्क देगा, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल लेके ऐसे दिखा दो, ठीक है। आगे समझ में आ गया होगा। इसका जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका वेग स्थिरांक है। वेग स्थिरांक क्या है, वो आपका परिभाषा पूछेगा और वेग स्थिरांक क्या है, ठीक है। और आपको एक वेग स्थिरांक की परिभाषा लिखना है, और इसके बाद आपको जो है क्या लिखना है कि इकाई, वेग स्थिरांक की इकाई, जैसे शून्य कोटि अभिक्रिया की क्या इकाई होती है, प्रथम कोटि अभिक्रिया की क्या इकाई होती है, ठीक है। तो ये आपको लिख देना है, इससे अच्छा बढ़ पड़ेगा। प्लस इससे क्या है, इसका आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत आता है। आप देखेंगे 7 सेट में से 3-4 सेट में क्वेश्चन आता है कि शून्य कोटि अभिक्रिया की इकाई क्या है, शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या है, इनमें से प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई इनमें से क्या है, ठीक है। तो इससे एमसीक्यू बहुत आता है, तो इसके फॉर्मूले अच्छे से याद कर लीजिए कि शून्य कोटि का आपका जो क्या होता है, ठीक है, याद कर लीजिए शून्य कोटि का वेग स्थिरांक क्या होता है इकाई, और प्रथम कोटि के वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमसीक्यू की दृष्टि से, ठीक है। इसके बाद बात को अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है आपका शून्य कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया। आपकी दो अभिक्रिया है, 2 कोटि की अभिक्रिया है, शून्य कोटि प्रथम कोटि। इन अभिक्रिया का आप बेसिकली क्या है होती क्या है, परिभाषा याद करिए, ठीक है। और इनकी आप जो इनका व्युत्पत्ति, ठीक है, प्रूफ कि इनसे जो आपकी शून्य कोटि अभिक्रिया का जो समीकरण है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का समीकरण है, इसका प्रूफ याद करिए, ठीक है। और लक्षण 2 या 3, ठीक है, तो मिनिमम 2 लक्षण याद कर लीजिए, ठीक है। और उसमें से अगर आप देखेंगे एक लक्षण में आपका एक अर्धायुकाल आता है, तो अर्धायुकाल कितना होता है, अर्धायुकाल का एक समीकरण होता है, ठीक है, एक फॉर्मूला होता है, उसको याद कर लीजिए। तो बेसिकली क्या है, किस टाइप से क्वेश्चन आएगा, ऐसे आएगा, शून्य कोटि अभिक्रिया क्या है, ठीक है, इसकी व्युत्पत्ति कीजिए, इसके समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए, ठीक है, या फिर इसके 2 लक्षण लिखिए, तो इस टाइप से आएगा। तो आप इसका प्रूफ याद करिए अच्छे से, इसके 2 से 3 लक्षण, मिनिमम 2 लक्षण याद करिए। तो इनमें से एक लक्षण आपको हो जाता है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई ये होती है, तो वो एक लक्षण आपका काउंट हो जाएगा। एक आप अर्धायुकाल का लक्षण याद कर लीजिए, इसके अर्धायुकाल का फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो फॉर्मूला जरूर याद कर लीजिए इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका थ्योरेटिकल में तो आते ही आता है, साथ में आपका न्यूमेरिकल में इसका बहुत यूज होता है, ठीक है। इससे और न्यूमेरिकल किस टाइप से आता है, न्यूमेरिकल इस टाइप से आता है, सिद्ध करो प्रथम कोटि अभिक्रिया में के 3/4 पूर्ण होने में लगा समय अर्धायुकाल के, अर्ध अभिक्रिया में पूर्ण होने में लगा समय का 2 गुना होता है, ठीक है। मतलब 3/4 पूर्ण होने में जो समय लगा है, टाइम लगा है, वो इक्वल टू अर्ध अभिक्रिया, जो अर्धायुकाल है, मतलब अर्धायुकाल है आपका अर्ध अभिक्रिया, मतलब क्या है, अर्ध अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय इसका 2 गुना होता है। तो आपको ये प्रूव करना है। तो इसमें आपको क्या है, आपको शून्य कोटि प्रथम कोटि अभिक्रिया का समीकरण याद होना चाहिए, इसका यूज होगा, और अर्धायुकाल के समीकरण याद होना चाहिए, उसका यूज होगा। उन दोनों की हेल्प से आप इसको प्रूव कर पाओगे, ठीक है। या फिर इससे रिलेटेड और भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है प्रथम कोटि जाए शून्य कोटि से आ जाए, ठीक है। तो इसका जो समीकरण है शून्य कोटि अभिक्रिया प्रथम कोटि अभिक्रिया के समीकरण,
ठीक है, और उनका प्रूफ प्लस लक्षण, लक्षण में आपका अर्धायुकाल इंक्लूड हो जाएगा कि अर्धायुकाल का फॉर्मूला क्या होता है उनका आपको, ठीक है। इस टाइम थ्योरेटिकल में तो हेल्प मिलेगी, साथ में ही आपके जो है जो आपके न्यूमेरिकल आते हैं इसी से आते हैं, ठीक है। तो आपको जो न्यूमेरिकल आता है इसमें इस चैप्टर में बेसिकली इसी से आता है, इसी टॉपिक से आता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत इस चैप्टर में वो है आपका अभिक्रिया की आणविकता और कोटि, ठीक है। वो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर याद कीजिए। अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में कोई 3 या 4 अंतर लिखिए, 3 नंबर का 2 नंबर का आता ही आता है बहुत बार, मतलब 7 में से आपको 2-3 सेट में मिल जाएगा। या तो ऐसे पूछ लेता है अलग अलग करके आणविकता की परिभाषा लिखिए, कोटि की परिभाषा लिखिए, या दोनों में अंतर पूछता है, ठीक है। तो आपको बेसिकली क्या करना है कि आपको अगर अलग अलग परिभाषा पूछे तो आपको परिभाषा लिखनी है, ठीक है। इसके बाद आपको एग्जाम्पल देना है, ठीक है। जैसे कोई रिएक्शन ले लिया, इस टाइप से एग्जांपल दे देना कि इसकी आणविकता क्या होगी, इसकी कोटि क्या होगी, और एक डेली टाइप का एग्जांपल जैसे NaOH प्लस H2SO4 का एग्जांपल ले देना, आपको दिखा देना कि इस अभिक्रिया की कोटि क्या है, इस अभिक्रिया की आणविकता क्या है, ठीक है। तो एग्जांपल जितने आप ज्यादा यूज करेंगे ना केमिस्ट्री में, ठीक है, तो उतने ज्यादा आपको नंबर अच्छे मिलने के चांसेस, नंबर नहीं कटेंगे आपके। तो जहां पे भी पॉसिबल हो सके आप परिभाषा के साथ एग्जाम्पल जरूर दीजिए, ठीक है। इसका जो अगला इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है वो आपका विशिष्ट वेग स्थान। तो ये भी आपके लिए एक दो नंबर का टॉपिक है, 2 नंबर के लिए पूछ सकते हैं विशिष्ट वेग स्थान क्या है, इसमें आपको परिभाषा है और फॉर्मूला है, ठीक है। और आप जो है इसमें भी एग्जांपल दे सकते हो। इसका जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका आर्हेनियस समीकरण पूछ सकता है। आर्हेनियस समीकरण क्या है, इसका फॉर्मूला लिखिए। तो आपको आर्हेनियस समीकरण का फॉर्मूला लिख देना है और उस फॉर्मूले में कौन सी चीज क्या है, ठीक है, कि के क्या होता है, ए क्या होता है, ई क्या होता है, जैसे, ठीक है, जो ई होता है वो क्या होता है, ए होता है वो क्या होता है, जो यूज होता है, ठीक है, आर टी क्या होता है। तो इन सब का वो भी लिख दीजिए कि ई आर क्या है हमारा, टी क्या है, ए क्या है, ई क्या है, ठीक है, ये होता क्या है, ठीक है। तो ये भी आप लिख दीजिए। इससे क्या है फॉर्मूला सब कोई लिखेगा, आप बताएंगे कि उस फॉर्मूले में जो ई यूज हुआ है वो उसका मतलब क्या होता है, तो इससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। और इसमें 2-3 ग्राफ भी हैं, तो उन ग्राफ को भी अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। अब बात करूं मैं किससे न्यूमेरिकल आता है, तो जैसे मैंने बताया शून्य कोटि प्रथम कोटि अभिक्रिया के जो आपके अर्धायुकाल के फॉर्मूला है और इसके जो समीकरण है, इससे आपके रिलेटेड आपके फॉर्मूले क्वेश्चन आते हैं। किस टाइप के आते हैं, इस टाइप से आता है, जिसे देखो प्रथम कोटि अभिक्रिया के 3/4 पूर्ण होने में लगा समय अर्धायुकाल के दोगुने के बराबर होता है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं आपके इसी से रिलेटेड। और अगर आपका, ठीक है, मोस्टली आपके क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं, एक कभी कभी 1-2 साइड में हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए कि आर्हेनियस समीकरण में जो फॉर्मूला यूज हुआ है उससे रिलेटेड आपका एक न्यूमेरिकल आ जाए, ठीक है। अगर बात करें उसमें कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, तो एक तो आपका ये है अभिक्रिया का वेग नियम, बहुत पूछता है, ठीक है। एक आपका ये शून्य कोटि प्रथम कोटि अभिक्रिया, इससे ये अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है, तो आपका न्यूमेरिकल तो पूछता ही पूछता है, ठीक है, तो और थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ देता है। और एमसीक्यू आपसे इससे एक आता ही आता है, ठीक है, कि इसका शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थान की इकाई क्या है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थान की इकाई क्या है, ठीक है। तो ये आपकी जो है, और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला आणविकता और कोटि, ये जरूर देख के जाइए, 7 में से 2-3 सेट में आते ही आता है इसमें डिफरेंस, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए, न्यूमेरिकल्स कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं वो बताए, कौन कौन से टॉपिक से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं वो बताए। ये तो आपका फिजिकल के 3 चैप्टर मैंने किए। इसके